डीआरडीओ के मिथ्या सिस्टम को अभी इतना हाइप क्यों किया जा रहा है? चाइना की PL-16 मिसाइल को क्यों एक ट्रू स्टेल्थ किलर मिसाइल कहा जा रहा है? और बांग्लादेश का JF-17 एक्विजिशन भारत के लिए अभी क्यों एक परेशानी क्रिएट कर सकता है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के नए स्ट्रेटेजिक मिसाइल सर्वाइबिलिटी प्रोग्राम और मिथ्या सिस्टम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेटेजिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की तरफ से अभी एक एडवांस मिथ्या सिस्टम पर काम करने की बात सामने आई है, जो कि एक सेल्फ पावर्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में सूट होने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो फ्यूचर में अगर भारत के स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्च होता है तो ये सिस्टम एनिमी के रडार और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को कंफ्यूज या डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे वो हमारे मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये कोई नॉर्मल पैसिव डिको या चैप सिस्टम नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मिथ्या एक्टिवली एनिमी ट्रैकिंग रडार को स्पूफ, मास्क या फिर डिग्रेड करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है, ताकि इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए इसको टारगेट करना बहुत ही मुश्किल बनने वाला है। साथ ही इस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका सेल्फ पावर्ड आर्किटेक्चर होने वाला है, यानी ये मिसाइल का मेन पावर सिस्टम पर डिपेंड नहीं करने वाला है और इसमें डेडिकेटेड लिथियम आयन बैटरी पैक मौजूद होने वाला है, जो कि इसको पावर प्रोवाइड करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस सिस्टम में डिप्लॉयबल एंटीना मैकेनिज्म, एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर और डायनामिक एक्टिवेशन कैपेबिलिटी भी मौजूद हो सकता है। डिफेंस ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इसका रिलेशन A5C प्लेटफॉर्म के साथ भी हो सकता है, जिसको कई लोग अभी अग्नि 5 इकोसिस्टम के साथ भी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके डिप्लॉयमेंट को वैलिडेट करने के लिए मिथ्या के डमी यूनिट, गाइड और पायरो असेंबली पर टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन प्रोसेस किया जा रहा है, जहां डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉनिक सर्वाइबिलिटी और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाएगा। और ये एक तरीके से हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है, जो कि दुश्मन की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने का काम करने वाला है। अगला अपडेट चाइना के नए PL-16 लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल और भारत के फ्यूचर एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन की तरफ से है। अभी फ्यूचर एयर वॉरफेयर सिर्फ इस बात पर डिसाइड नहीं होने वाला कि किस देश का मिसाइल सबसे दूर तक मार कर सकता है, बल्कि किस देश का पूरा कॉम्बैट इकोसिस्टम ज़्यादा इंटेलिजेंट और वेल प्लान्ड है, ये डिसाइड करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना का नया PL-16 मिसाइल अभी एयर पावर प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट बन चुका है। अभी लोग मेनली इसके 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को देखकर इंप्रेस हो रहे हैं, लेकिन असल एडवांटेज इसका रेंज नहीं होने वाला है, बल्कि इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होने वाला है, जिसकी वजह से चाइना के J-20 या फिर J-35 जैसे एयरक्राफ्ट की इंटरनल वेपन स्टेशन में फिट होने वाला है, जो कि नॉर्मली अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल के सेगमेंट में पॉसिबल नहीं होता है। जिस वजह से मोस्टली 5th जनरेशन फाइटर जिन BVR मिसाइल को कैरी करते हैं वो मीडियम रेंज कैटेगरी के होते हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो PL-16 के साथ एयरक्राफ्ट स्टेल्थ भी मेंटेन कर सकता है और लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट को भी कर सकता है। अभी यही जगह भारत के लिए एक इंटरेस्टिंग चैलेंज क्रिएट होता है, क्योंकि भारत की अस्त्र मार्क 3 इस मिसाइल को चैलेंज कर सकता है, जो कि मोस्टली SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि मिसाइल एंड फेज तक हाई एनर्जी डेंसिटी को मेंटेन करता है और इसका नो एस्केप जोन काफी इंप्रूव हो जाता है। लेकिन यही चीज अभी अस्त्र मार्क 3 के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। रैमजेट इंजन एटमॉस्फेयर से एयर को इनटेक करते हैं और कंबशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मिसाइल में एयर इंटेक वगैरह मौजूद होते हैं, जो कि मोस्टली मिसाइल के बेली सेक्शन में मौजूद होते हैं और इन्हीं इंटेक आर्किटेक्चर की वजह से मिसाइल का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की इंटरनल वेपन स्टेशन में इनको फिट करना डिफिकल्ट बना देता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से PL-16 में चाइना शायद डुअल पल्स या फिर वेरिएबल थ्रस्ट सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट साइज मेंटेन करते हुए भी लॉन्ग रेंज को हासिल किया जा सकता है। और यहीं पर भारत थोड़ा पीछे पड़ने वाला है, यानी कि हमारे पास उसको काउंटर करने वाले मिसाइल तो मौजूद होने वाले, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये होने वाला है कि हमारी जो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होने वाली है MK जैसे एयरक्राफ्ट की इंटरनल वेपन स्टेशन में फिट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। साथ ही भारत का आंसर सिर्फ मिसाइल टू मिसाइल कंपटीशन नहीं होने वाला है। अभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि घातक UCV, फ्यूचर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट,
एवेक्स प्लेटफॉर्म और सिक्योर डाटा लिंक नेटवर्क मिलकर एक किल वेब आर्किटेक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में फाइटर खुद टारगेट को डिटेक्ट नहीं करेगा, यानी कि फॉरवर्ड स्टेल्थ ड्रोन एनिमी को सबसे पहले डिटेक्ट करके टारगेटिंग डाटा को शेयर करने वाला है और फिर सेफ डिस्टेंस से हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन के साथ एंगेज होने वाले हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल को प्ले करने वाला है। अगर फ्यूचर PL-16 में AESA का इस्तेमाल होता है तो भारत को उत्तम AESA रडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और फ्यूचर में डुअल मोड सीकर पर भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी फ्यूचर एयर कॉम्बैट में सिर्फ मिसाइल का रेंज इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बल्कि इनका लॉन्च प्लेटफॉर्म, स्टेल्थ, नेटवर्किंग, सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और ऑटोनोमस सिस्टम असली गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के नए स्पेशल ऑपरेशन सबमरीन प्रोग्राम और मार्कस की अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ से है। अभी भारत सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या फिर न्यूक्लियर सबमरीन पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि फ्यूचर कॉम्बैट मैरिटाइम ऑपरेशन के लिए अभी एक बहुत ही डेंजरस स्पेशल ऑपरेशन कैपेबिलिटी को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी अभी अपने एलीट मार्कस कमांडोज के लिए 2 नए मिडजेट सबमरीन को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। इन प्लेटफॉर्म का मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्बैट रेड, रिकॉनेंस, सबोटेज मिशन और अंडर वाटर स्पेशल ऑपरेशन करने के ऊपर होने वाली है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडियन नेवी अभी सिर्फ फॉरेन ऑप्शन पर ही डिपेंड नहीं कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजगांव डॉक लिमिटेड और L&T दोनों अपने इंडिजिनस कॉन्सेप्ट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अरवाना प्रोटोटाइप और L&T की तरफ से भी SOV-400 जैसे डिजाइन को नेवी को ऑफर किया जा रहा है। साथ ही अभी इंडियन नेवी की तरफ से कुछ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पेशली इटली की फर्म जैसे कि फिनकांटिनी और ड्रास के साथ अप्रोच किया जा रहा है, जिनके पास स्मॉल सबमरीन्स और स्पेशल ऑपरेशन वेसल को बनाने का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मौजूद है। अब ये मिडजेट सबमरीन ट्रेडिशनल अटैक सबमरीन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नहीं होने वाले हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट लगभग 150 से लेकर 550 टन के बीच सीमित होने वाला है और ये लगभग 8 से लेकर 10 स्पेशल फोर्स जवानों को कैरी करने वाले हैं। साथ ही लो एक्यूस्टिक सिग्नेचर, हाई मैन्यूवरेबिलिटी और स्विमर डिलीवरी कैपेबिलिटी भी इनमें इंटीग्रेट किया जाने वाला है। ये रिक्वायरमेंट असल में 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद आइडेंटिफाई कर दिया गया था, लेकिन डिजाइन और पार्टनरशिप इशू होने की वजह से अभी तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अभी लगता है कि इंडियन नेवी फाइनली इसे ऑपरेशनल रियलिटी में कन्वर्ट करने की तरफ मूव करने वाली है। अगला अपडेट भारत के नए ARyan-52 माउंटेड गन सिस्टम और इंडियन आर्मी के फ्यूचर आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की तरफ से अभी डेवलप किया गया ARyan-52 माउंटेड गन सिस्टम इंडियन आर्मी के फील्ड ट्रायल को सक्सेसफुली क्लियर कर चुका है। ये डेवलपमेंट इंडियन आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत एक ऐसे आर्टिलरी प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल सर्विस में एंटर करने के काफी करीब आ चुका है, जो कि ट्रेडिशनल टोड गन के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है, रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकता है और फायर करके तुरंत बाद से अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ARyan-52 असल में बैटल प्रूवन इजरायली ओरिजिन एटमोस सिस्टम पर बेस्ड एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड का ट्रक माउंटेड हाउजर होने वाला है, जिसे भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम को VML के हाई मोबिलिटी चेसिस, तात्रा कंपोनेंट्स और एक प्रोटेक्टेड केबिन के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये रफ टेरेन, हाई अल्टीट्यूड टेरेन और डिजिट कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। अभी इसका स्ट्राइक रेंज 40 किलोमीटर ज्यादा होने की बात सामने आई है। साथ ही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसका शूट एंड स्काउट कैपेबिलिटी होने वाला है, यानी गन फायर करने के तुरंत बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एनिमी काउंटर बैटरी अटैक का रिस्क काफी कम हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से अपने फील्ड आर्टिलरी इंस्टॉलेशन प्लान के अंदर फ्यूचर में लगभग 814 माउंटेड गन सिस्टम को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव पुराने आर्टिलरी इकोसिस्टम को रिप्लेस करना और 155 mm कैलिबर स्टैंडर्डाइजेशन को एक्सेलरेट करना है। लेकिन अभी कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि DRDO अपनी ATGS को बेस करके माउंटेड गन सिस्टम पर काम कर रही है। साथ ही भारत फौज का मार्क प्लेटफॉर्म, टाटा का माउंटेड ATGS वेरिएंट और दूसरे प्राइवेट सेक्टर सोल्यूशन भी अब इस रेस में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से अभी अदानी डिफेंस को काफी सारे कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अगला अपडेट बांग्लादेशी एयरफोर्स के फ्यूचर फाइटर एक्विजिशन प्रोग्राम और JF-17 ब्लॉक 3 डील को लेकर बढ़ते हुए कुछ डिस्कशन की तरफ से है। अभी साउथ एशिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है, जहां बांग्लादेश के फ्यूचर एयर पावर मॉडर्नाइजेशन को लेकर बहुत सारी डिबेट सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश अभी चाइना डिजाइंड और पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को
इवेल्युएट करने की बात सामने आई है। एस्टिमेट्स के हिसाब से फ्यूचर में बांग्लादेश 16 से लेकर 48 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसकी टोटल वैल्यू 400 से लेकर 720 मिलियन डॉलर के आसपास होने वाली है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड एयरफोर्स वेटरन्स और डिफेंस ऑब्जर्वर्स ने इस प्रपोजल को लेकर कंसर्न जताया है। उनका मानना है कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट में सिर्फ एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी और पेपर स्पेसिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, सप्लाई चेन, कॉम्बैट रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी भी इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एयर स्टाफ लेवल के इंटरेक्शन किए गए थे और कॉम्बैट सिमुलेटर्स को लेकर डिस्कशन सामने आए हैं, जिससे लगभग ये बात कंफर्म हो जा रहा है कि आगे चल के बांग्लादेश JF-17 को एक्वायर करने वाला है। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि बांग्लादेशी एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग F-7BG और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट ग्रेजुअली एजिंग फेज में एंटर कर रहे हैं और 2030 के अंदर बांग्लादेश अभी नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अपने सर्विस में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अभी डिबेट का दूसरा सेट इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एंगल को लेकर है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि फाइटर एक्विजिशन सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होता है, बल्कि डेकेड तक चलने वाला इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट और डिप्लोमेटिक कमिटमेंट भी होने वाला है। और ये कुछ सेगमेंट है जहां पर JF-17 का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब पाया गया है। साथ ही एविएशन सेफ्टी, लाइफ साइकिल कॉस्ट और कॉम्बैट परफॉर्मेंस को लेकर भी JF-17 के बारे में बांग्लादेश के डिफेंस एक्सपर्ट्स भिन्न भिन्न प्रकार के मत को पेश कर रहे हैं। लेकिन ये भारत के लिए बहुत ही कंसर्निंग बात होने वाली है, और वो ये है कि जिस बांग्लादेश को 1971 में भारत ने आज़ाद कराया था या पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, अभी वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश करने लगा है। और अगर अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन और मजबूत होते जाते हैं तो आगे चल के भारत को 2 नहीं बल्कि 3 फ्रंट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।